Hello students, a very good morning to all. Welcome to the TSN online classes. Now today I am going to explain class 11 chemistry chapter number 11. The name of this chapter is P block elements and today topic is behavior of carbon. Now the first topic is catenation. Carbon atoms have a tendency to link with another through covalent bonds to form chains and rings. This property is called catenation. This is because कार्बन बॉन्ड आर वेरी स्ट्रॉन्ग. कार्बन के अंदर अपने ही जैसे दूसरे कार्बन के साथ में इलेक्ट्रॉन को शेयर करके कोवलेंट बॉन्ड बनाकर चेन बनाने की क्षमता पाई जाती है और कार्बन की इसी क्षमता को, इसी टेंडेंसी को हम कैटेनेशन के नाम से जानते हैं. कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है बेटे वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और ये जो प्रॉपर्टी है ये कार्बन के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है. डाउन द ग्रुप द साइज इंक्रीज. जैसे जैसे हम ग्रुप 14 में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो जो साइज़ है वो इंक्रीज होता है एंड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है. तो इसका ध्यान रखना आप कि जैसे ही हम उप ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो यदि साइज़ बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो कम होती है. टेंडेंसी टू शो कैटेनेशन डिक्रीज. ओके, tendency to show catenation decrease. This can be clearly seen from bond enthalpy values. The order of the catenation is copper is much more greater comparatively to silicon, and silicon is greater than germanium. Germanium is more greater than comparatively to tin. तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जैसे हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो साइज़ बढ़ता है और जब ये साइज़ बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो डिक्रीज़ होती है. तो जो बॉन्ड बनाने का जो ऑर्डर ऑफ कैटेनेशन है वो कार्बन का सबसे ज़्यादा है, उससे कम सिलिकॉन का है, उससे ज़्यादा जर्मेनियम का है. लेकिन जर्मेनियम का बहुत ज़्यादा है किसकी तुलना में? टिन की तुलना में. ठीक है ना, तो आप इसको बहुत ध्यान रखें. तो सबसे कम कैपेबिलिटी किसकी है? टिन की है, उससे ज़्यादा जर्मेनियम की है, उससे ज़्यादा सिलिकॉन की है और सबसे ज़्यादा किसके अंदर पाई जाती है बेटा? कार्बन के अंदर पाई जाती है. नाउ लेड डज नॉट शो कैटेनेशन. जो लेड है वो कैटेनेशन का प्रोसेस जो है वो शो नहीं करता. नाउ बॉन्ड एंड द बॉन्ड एंथैल्पी किलोजूल मोल -1 वैल्यूज आर हियर. कार्बन कार्बन बॉन्ड एंथैल्पी इज द 348 kilojule mole -1. Silicon 297 kilojule mole -1. Germanium 260 kilojule mole -1 and tin 240 kilojule mole -1. लेड जो है वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता, वो इस तरह की प्रॉपर्टी नहीं देता. कार्बन also has unique ability to form pi multiple bonds with itself and with other atoms of the smaller size and the high electronegativity. जो कार्बन है उसमें एक यूनिक एबिलिटी पाई जाती है पाई मल्टीपल्स बॉन्ड बनाने की और विथ अदर एटम टू स्मॉलर साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. उनकी तुलना में, उन मेंबर की तुलना में जिनका साइज छोटा है और जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है. फ्यू एग्जाम्पल्स आर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एंड कार्बन डबल बॉन्ड सल्फर एंड कार्बन बॉन्ड नाइट्रोजन. हैवियर एलिमेंट्स डू नॉट फॉर्म पाई बॉन्ड. जो हैवियर एलिमेंट्स होते हैं वो पाई बॉन्ड नहीं बनाते हैं बिकॉज द एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर टू लार्ज एंड डिफ्यूज टू हैव अ इफेक्टिव ओवरलैपिंग. तो आप यहाँ पे बहुत ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो रहा है आपका बेटे कि जो कि हैवियर एलिमेंट्स डू नॉट फॉर्म अ पाई बॉन्ड्स. वाई? सो heavier elements do not form pi bonds because their atomic orbitals are too large. उनका जो atomic orbitals होता है वो बहुत बड़ा होता है and diffuse to have effective overlapping, और ये overlapping की process को diffuse कर देता है. Due to property of the catenation and the pi bonds formation, carbon is able to show allotrophic forms. pi बंद बनाए जाने की वजह से और catenation का process पाए जाने की वजह से, कैटेनेशन की प्रॉपर्टी पाई जाने की वजह से जो कार्बन है वो एलोट्रोपिक फॉर्म्स को शो करता है. नाउ द एलोट्रोप्स ऑफ द कार्बन आर हियर
Allotropes are different physical forms of the same element which have same chemical properties but differ physical properties, and the phenomena is known as the allotropes. Allotropes का मतलब होता है बेटे ऐसे एलिमेंट्स जो कि फिजिकल फॉर्म में तो सिमिलर हैं, ठीक है, मतलब किसी भी एलिमेंट के ऐसे फॉर्म्स जो कि फिजिकली तो दिखने में समान हैं, जो केमिकल हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो सेम है, लेकिन जो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है वो डिफरेंट होगी, ठीक है ना। जैसे कि कार्बन के ही एलोट्रॉप्स हैं डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरीन। तो डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरीन जो है उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होगी वो हमारी सेम होगी, लेकिन उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। कैसे? जैसे डायमंड जो है वो हमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन दे रहा है, ग्रेफाइट इज ऑल्सो गिविंग अस द sp2 हाइब्रिडाइजेशन, फुलरीन गिव अस sp2 हाइब्रिडाइजेशन, कार्बन नॉन ट्यूब जो है इज गिव अस द sp2 हाइब्रिडाइजेशन, एम्फोरस कार्बन इज गिव अस द sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ग्रेफाइट इज गिव अस sp2 हाइब्रिडेशन एंड द ग्रेफाइडीन sp2 plus sp hydration are given. The three important allotropes of the carbons are diamond, graphite and Buckminster fullerene. Carbon can bond with itself at least 3 different ways, giving us a 3 different materials. कार्बन 3 तरह के बॉन्ड बना सकता है, यानी उसके पास आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 है, तो 4 तो बॉन्ड है उसके पास, लेकिन उनको उनमें से 3 बॉन्ड्स को वो अलग अलग तरीके से आगे ऐड कर सकता है, जोड़ सकता है। नाउ द मॉडिफिकेशन ऑफ द एलोट्रॉप्स। तो मॉडिफिकेशन ऑफ एलोट्रॉप्स में हम लोग देख रहे हैं कि फर्स्ट वी आर सीइंग हियर द स्ट्रक्चर ऑफ द ग्रेफाइट, द सेकंड स्ट्रक्चर ऑफ द डायमंड एंड द थर्ड स्ट्रक्चर ऑफ द फुलरीन। एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन्स आर सीन इन दिस स्लाइड्स। नाउ डायमंड, we are going to deeply study one by one all the allotropes. The first is a diamond. A diamond is something known as an allotrope. An extremely hard, high refractive crystalline form of carbon that is usually colorless and is used is the gemstone, and it is a abrasive कटिंग टूल्स एंड द अदर एप्लीकेशंस। बेटे जो डायमंड है ये हाईली रिफ्रैक्टिव क्रिस्टलाइन फॉर्म पाई जाती है, इसके अंदर जो हाईली रिफ्रैक्टिव क्रिस्टलाइन जो एंगल्स हैं वो इनके ऊपर दिए जाते हैं। ये एक्सट्रीमली हार्ड होता है, बहुत, इस प्रकृति में सबसे हार्डेस्ट, यदि हमसे कोई भी पूछे कि सबसे हार्डेस्ट कोई भी नेचुरल सब्सटेंस क्या है, तो वो हमारे पास क्या है? डायमंड है, ठीक है ना। और स्ट्रक्चर ऑफ द डायमंड्स आर हियर। कार्बन हैज़ एन इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट ऑफ द 2-4 इन डायमंड। ईच कार्बन शेयर्स इलेक्ट्रॉन्स विथ 4 अदर कार्बन एटम्स फॉर्मिंग अ 4 सिंगल बॉन्ड्स। तो यहाँ पर देखिए आपको कार्बन का जो स्ट्रक्चर है वो हमने बताया है, इसमें बता रखा है कि कार्बन जो है उसके अंदर जो नेक्स्ट 4 जो बॉन्ड है उसकी वो अदर दूसरे जो कार्बन है उससे जुड़ी हुई हैं 4 अदर कार्बन्स। इन डायमंड ईच कार्बन शेयर इलेक्ट्रॉन विद द 4 अदर कार्बन। 4 कार्बन के साथ जुड़ी हुई है एंड फॉर्मिंग अ 4 सिंगल बॉन्ड्स, और 4 सिंगल बॉन्ड्स बनाते हैं। इन द डायग्राम सम कार्बन एटम्स only seem to be forming a 2 bonds, but that's not really the case. We are only showing a small bit of the whole structure. कहीं कहीं पे आपको ऐसा लगेगा स्ट्रक्चर को देखने पे कि यहाँ पे तो डबल बॉन्ड फॉर्म हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमने केवल यहाँ पर ये जो डायग्राम आपको शो किया है, केवल इसका एक स्मॉल पार्ट जो डायमंड है उसके अंदर जो एंगल्स जो होते हैं, जो उसका स्ट्रक्चर होता है, उसका केवल एक पार्ट हमने आपको शो किया है, ठीक है ना। नाउ द नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ द डायमंड। व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द डायमंड? इज हाई मेल्टिंग पॉइंट। जो डायमंड है उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है, और क्यों है? क्योंकि उसमें स्ट्रॉन्ग डायरेक्शनल कोवलेंस बॉन्ड्स पाई जाती हैं। द वैल्यू ऑफ द मेल्टिंग पॉइंट इज 3550 डिग्री सेंटीग्रेड। एक्सट्रीमली हार्ड बिकॉज इट इज़ डिफिकल्ट टू ब्रेक एटम्स अपार्ट टू मूव दैम इन अ रिलेशन टू वन अनदर।
No electrical conductivity because electrons are the localized in a specific bonds. जो इनमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं पाई जाती, मतलब कि दे आर नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी. ये इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के अच्छे कंडक्टर नहीं हैं, बल्कि ये नॉन कंडक्टर हैं, इंसुलेटर्स हैं. इट्स इंसॉल्युबल इन अ पोलर एंड द नॉन पोलर सॉल्वेंट्स. जो पोलर और नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं उनमें ही इंसॉल्युबल होता है बिकॉज मॉलिक्यूलर बॉन्ड आर स्ट्रॉन्ग. जो मॉलिक्यूलर बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग है देन एनी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, है ना. किसी भी तरह का जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है उसकी तुलना में जो मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स हैं दे ऑल आर वेरी स्ट्रॉन्ग. नाउ द नेक्स्ट इज द ग्रेफाइट. Graphite is a soft crystalline allotropes of carbon, now composed of the graphene layer, having a steel gray of the black metal's luster and a greasy feel, used in a lead pencil, lubricants and paints. जो ग्रेफाइट है ये सॉफ्ट क्रिस्टलाइन है, सॉफ्ट क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स है कार्बन का. और ये जो है ये बिल्कुल ग्रेसी टाइप का फील होता है, स्टील ग्रे इसका कलर होता है. और ये लस्टर टाइप का है, मेटेलिक लस्टर टाइप का है और ग्रेसी फीलिंग देता है. यूज इन अ लेड पेंसिल, और लेड पेंसिल के अंदर लुब्रिकेंट्स, लेड पेंसिल के अंदर लुब्रिकेंट्स के अंदर और पेंट्स के अंदर यह पाया जाता है. Now structure of the graphite, each carbon atom is only covalently bonded to of 3 other carbon atoms rather than of 4 as in diamonds. Graphite contains layers of the carbon atoms. अब ग्रेफाइट में क्या होता है बेटे, जो 4 है बॉन्ड फ्री है लास्ट में, उसमें से केवल 3 बॉन्ड जो होती हैं वो नेक्स्ट 3 कार्बन से जुड़ रही हैं. तो इसमें एक बॉन्ड जो है वो फ्री होती है जिसकी वजह से इट्स ए गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है. Graphite contains layer of the carbon atom. Graphite has a layer structure which is quite difficult to draw conventionally in 3 dimensions. The diagram below shows the arrangement of the atom in each layer and the way of the layer are the spaced. Now the property of the graphite is a melting point is very high and it has a melting high, इसका जो melting point है वो काफ़ी हाई होता है, लेकिन सिमिलर टू दैट ऑफ द डायमंड. कितना होता है कि डायमंड से सिमिलर ही होता है. हैज़ अ सॉफ्ट स्लिपरी फील एंड इज़ यूज इन अ पेंसिल एज अ ड्राई लुब्रिकेंट फॉर थिंग्स लाइक लॉक्स. ये बहुत सॉफ्ट होता है. यदि अगर हम इसे तोड़ें, इसका मेल्टिंग पॉइंट तो हाई है, लेकिन जब यदि हम इसे तोड़ते हैं तो ये बहुत ईजिली टूट जाता है और स्लिपरी फीलिंग देता है. यानी इसके ऊपर एक लेयर के ऊपर एक लेयर जो है वो आपस में जुड़ी हुई होती है. पेंसिल के अंदर काम में आता है ये, जो हम लोग घर में जो हम लोग पेंसिल काम में लेते हैं. हैज़ अ लोअर डेंसिटी दैन डायमंड. डायमंड की तुलना में इसकी डेंसिटी कम होती है. कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है. एंड इट इनसॉल्युबल इन वाटर एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर और वाटर के अंदर ये इनसॉल्युबल होता है. सो द पार्ट ऑफ द ग्रेफाइट एंड द डायमंड इज completed here. The part of fullerene, the third is the third allotropes of the carbon. I will be explain the next part of this chapter. Thank you very much, students.